क्विक ओवरव्यू हम लोग करने वाले हैं। समझेंगे किस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, उसमें से क्या क्या पैरामीटर होते हैं और किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये आईटी जेम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लगभग हर एक साल 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करना आसान होता है। मिलर इंडिसेस पर मोस्ट मेन फोकस होता है। इसके बाद ब्रेविस लैटिस के टाइप होते हैं और कुछ और टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। तो क्रिस्टल और एमोर्फस सॉलिड का मतलब, क्रिस्टल का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा मटेरियल जिसमें एटम्स का एक निश्चित अरेंजमेंट होता है, एक पैटर्न होता है। एमोर्फस का मतलब कोई निश्चित शेप नहीं है, एटम्स किसी भी पैटर्न में अरेंज हो सकते हैं। तो ये बेसिक सा, बहुत इजी सा, बहुत रफ आइडिया क्रिस्टल एमोर्फस सॉलिड का। आगे अगर हम बात करें कि क्रिस्टल लैटिस, तो लैटिस का हिंदी में अगर मतलब करें कि तो जाली होता है। तो कुल मिलाकर जब हम एटम्स को एक निश्चित पैटर्न में अरेंज करते हैं तो उनमें एक आपको सिमेट्री टाइप्स दिखती है। ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो क्रिस्टल लैटिस एक पीरियोडिक एरे ऑफ पॉइंट्स का अरेंजमेंट है। इसका मतलब है, एरे ऑफ पॉइंट्स का मतलब जब हम किसी मटेरियल की बात करेंगे तो उस मटेरियल के एटम होने वाले हैं। तो जो एटम्स है ना वो एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज है, तो एक एरे बन गई। अब हमने क्या किया, एक और एरे ली सेम इसी टाइप की, तो उसको इस टाइप से अरेंज कर दिया। अब हम किसी टाइप से अरेंज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एरेज हैं, हमने इन सबको अरेंज किया तो हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है। अब ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक 2D स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम अलग जेड डायरेक्शन में इसको अरेंज करेंगे तो हमको एक 3D स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, बेसिकली एरे का पीरियोडिक अरेंजमेंट है। एक निश्चित पैटर्न के बाद उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक छोटी से छोटी यूनिट सेल बनती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास इस टाइप की एक एरे है। अब हमने अब हमने ऐसी बहुत सारी एरियाज को 2D लैटिस के पर्सपेक्टिव से समझे, तो हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। अब जरा देखो, 1 2 3 4, इन 4 को मिलाया ना। अब इस 4 एटम्स को मिला के हमने एक यूनिट सेल बनाई। अब यूनिट सेल को रिपीट करेंगे तो हमको एक पूरा लैटिस मिल जाएगा। इस डायरेक्शन में भी बढ़ सकता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। अब क्रिस्टल लैटिस की जो खास बात है वो क्या है, इसमें हर एक एटम, मतलब कि एक लैटिस पॉइंट एक एटम को डिफाइन करता है, तो हर एक एटम आइडेंटिकल एनवायरनमेंट रखता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इसको देखें तो इस एटम के आसपास आपको 6 एटम दिखेंगे, है ना, सेम डिस्टेंस पर 6 एटम दिखेंगे। और ये हर एक एटम के लिए सही बात है, मतलब इसके पास भी 6 होने वाले हैं सेम डिस्टेंस पे, इसके लिए भी 6 होने वाले हैं सेम डिस्टेंस पे। तो ये क्या कह रहा है कि ईच लेटेस्ट पॉइंट, मतलब कि हर एक एटम एक आइडेंटिकल एनवायरनमेंट रखता है, मतलब वो उसके लिए एनवायरनमेंट, चारों तरफ का एनवायरनमेंट सेम होता है। सेम अगर आपने अपने एग्जांपल में देखे तो देखो, एक ऊपर, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो 4 है ना। 4 इस ए डिस्टेंस पे है, मतलब कि इसकी जो कुछ भी लेंथ होने वाली है, 1 2 3 4, 4 इस डिस्टेंस पे है ना। अब आप कहेंगे इसके लिए तो नहीं है ये बात, तो इसके आसपास और भी तो पॉइंट्स होंगे ना। हम फिलहाल हमने एक पार्ट लिया है, लैटिस एक बहुत बड़ा लैटिस है, उसका हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है। उसके लिए हर एक पॉइंट है ना वो एक आइडेंटिकल पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट्स के लिए एक इन्वायरमेंट है ना वो आइडेंटिकल होने वाला है। आगे अगर हम बात करें यूनिट सेल और पैरामीटर्स के बारे में, तो यूनिट सेल का मतलब आप समझते हैं। यूनिट सेल का मतलब एक मतलब एक बहुत बड़ा लैटिस है ना, एक बहुत बड़ा लैटिस है, उसमें से हमने वह छोटी से छोटी इकाई जिसको रिपीट करने पर पूरा लैटिस मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट सेल के पैरामीटर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले, कोई भी यूनिट सेल तीन तीन साइड्स और 3 एंगल से मिलकर बनी होती है। उन 3 साइड ए बी सी को हम लोग बोलते हैं एज लेंथ, मतलब कि एज की लेंथ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक जो हमारे पास रियल वर्ल्ड है ना, हम जिसमें रहते हैं, उसमें 3 डायमेंशन पॉसिबल है। मैं टाइम की डायमेंशन और बाकी जो 10th डायमेंशन वगैरह वगैरह उनको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, रियल वर्ल्ड में रहते हैं। और हमारे पास 3 एक्स वाई जेड एक्सिस पॉसिबल है। तो इन तीनों एक्सिस पे जो लेंथ हम नापते हैं उनको ए बी सी इसी ऑर्डर में रखते हैं, राइट। तो ए क्या होगी, जो हमने एक्स एक्सिस पे लेंथ नापी है, बी क्या होगी जो हमने बाई एक्स पे लेंथ नापी है, और सी क्या होगी हमारी जो जेड एक्सिस पे लेंथ नापी है। अब अल्फा बीटा गामा को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो अल्फा का मतलब वो एंगल होता है जो ए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये 3 साइड्स हैं, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, इसको मैं वाई बोल देता हूँ, और ये जेड, है ना। हमारे लॉ को फॉलो करते हैं, इसी ऑर्डर में हो सोच सकते हैं।
तो ये x यहाँ पर a इंटरसेप्ट ये होगा और b इंटरसेप्ट ये होगा और z वाला c पॉजिटिव डायरेक्शन में ये c इधर होने वाला है। तो जो अल्फा एंगल होगा वो a के अपोजिट, मतलब उसमें a नहीं हो सकता, a साइड इंक्लूड नहीं हो सकती। तो अल्फा कौन सा होगा? अल्फा एंगल वो होगा जो b और c के बीच बनता है। ऐसे करके इनको याद रखेंगे। तो अल्फा क्या होगा? b और c के बीच। ऐसे बीटा क्या होगा? उसमें b नहीं होनी चाहिए, b नहीं होगी तो a और c या फिर c और a की बात है, एंगल बन रहा है। गामा का मतलब c साइड की बात कर रहे हैं, तो उसमें c नहीं होगी तो a सी नहीं होगी तो बी और ए के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होने वाला है? गामा होने वाला है। राइट, सिंपल सा इजी सा याद करने का तरीका यही है कि अल्फा का मतलब जिसमें ए नहीं, मतलब बी और सी के बीच बनने वाला है। बीटा मतलब ए और सी के बीच में बनने वाला है। और गामा क्या होने वाला है? बी और ए के बीच में बनने वाला है। राइट, आगे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव सेल का कॉन्सेप्ट देखो। हमारे पास, मैं 2D से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए एक लैटिस का, क्रिस्टल लैटिस का, 2D क्रिस्टल लैटिस का हमारे पास कोई एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, उसमें कुछ 16 एटम है। बहुत बड़ा लैटिस, हमने उसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया। अब प्रिमिटिव सेल कहता है कि प्रिमिटिव सेल में केवल एक ही लैटिस हो सकता है। सबसे पहले इस सेल की अगर हम यूनिट सेल की बात करूं तो देखो, एक यूनिट सेल ये बन सकती है। मैं इसको अगर रिपीट करूंगा तो फिर भी हमको दिख रहे हैं सारे स्क्वायर यूनिट है। दूसरी प्रिमिटिव सेल कौन सी पॉसिबल हो सकती है? मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बनाऊं तो ये भी, सॉरी यूनिट सेल, यहाँ से लेके यहाँ तक एक और यूनिट सेल हमको दिख रही है। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ एक और यूनिट सेल दिख रही है। इसको रिपीट करूंगा तो भी लैटिस मिल जाएगा। बट प्रिमिटिव सेल क्या बोलती है कि इसमें सिर्फ एक ही एटम हो सकता है। इसका मतलब है, देखो इसको मैंने अगर ऐसे करके मिलाया तो यहां पर आपको दिख रहा है कि 4 एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन 4 एटम कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं? 1/4। कैसे 1/4? एक, मैं अगर इस एटम की बात करूं तो देखो इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, ऐसे ही 2 ऊपर होने वाले हैं। तो ऊपर भी, अब ये एक एटम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एक एटम 4 जगह कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/4। ऐसे इसका 1/4, ऐसे इसका 1/4, ऐसे इसका 1/4। तो टोटल पूरी यूनिट सेल में कितने हुए? 4 इंटू 1/4। तो टोटल कितना हुआ? एक एटम। राइट, अब नॉन प्रिमिटिव सेल का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो नॉन प्रिमिटिव सेल देखो, अगर मैं इसको यहां से इस वाली सेल को कंसीडर करूं, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं। तो देखो, अगर मैं यहां से इसको इस वाली सेल को कंसीडर करूं तो इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है? किस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है? इस वाला ये जो एटम है ना, वो चार यूनिट में कंट्रीब्यूट करता होगा, इसमें 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 और इसमें। तो इसका कंट्रीब्यूशन हुआ 1/4। इसका कितना हुआ? इसका भी 1/4 हुआ। इस वाले का कितना हुआ? ये भी 4 में कर रहा हुआ, 1 2 3 4। तो इसका कितना हुआ? 1/4। और इसका भी कितना हुआ? 1/4। लेकिन इन दोनों का जरा देखो, तो ये पूरी सेल है ना, तो ऐसी एक इधर होने वाली है और एक इधर होने वाली है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है? इसका कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है? 1/2। इस पर्सपेक्टिव से है ना, इस पर्सपेक्टिव से। और ऐसे इसका कितना होने वाला है? 1/2। तो जो नंबर ऑफ इफेक्टिव जोड़ेंगे तो 1/4 1/4 1/4 1/4, तो इस हिसाब से 4 तो यही हो जाना चाहिए। बट 4 का कंट्रीब्यूशन तो मतलब कि 4 इंटू 1/4 तो ये हो गया। तो इसका मतलब एक तो ये हो गया। अब लेकिन इसके साथ 1/2 ये भी तो हो रहे हैं, तो इसमें एक से ज्यादा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो गए। तो ऐसी सेल जिसमें सिर्फ एक एटम इफेक्टिव नंबर सिर्फ एक रहता है, वो प्रिमिटिव होती हैं। जिनमें एक से ज्यादा हो जाता है, जिनमें एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है टोटल, वो कितने हैं? 7 पॉसिबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर अभी तक है हमारे पास। मतलब कि हम एटम्स को कितने भी तरीके से अरेंज करें, केवल 7 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है, केवल 7 सिस्टम हो सकते हैं। कौन कौन से 7? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लेरिक एंड ट्राइक्लेरिक। एक एक करके सबको समझते हैं। क्यूबिक सबसे ज्यादा अरेंज्ड, सबसे ज्यादा सिमेट्रिक। तो क्यूबिक का मतलब क्या हुआ? क्यूब का मतलब आप सभी जानते हैं कि ए बी सी तीनों साइड बराबर होनी चाहिए और तीनों एंगल भी बराबर होने चाहिए। अब क्यूबिक में 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। मतलब कि एक तो सिंपल क्यूबिक, जिसमें सारे एटम है ना सिर्फ इसके कॉर्नर्स पे स्थित हो, जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। बॉडी सेंटर का मतलब है एक एटम, जो 8 एटम है वो कॉर्नर्स पे तो हैं, प्लस एक बॉडी में भी है। अगला फेस सेंटर। फेस आप 3D में थोड़ा आपको बताता हूँ 3D शेप्स के बारे में। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कोई भी शेप है,
मोस्ट प्रॉब्ली ये क्यूबिक ही है। तो यहाँ पर ये जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं कॉर्नर्स, इनको बोलते हैं कॉर्नर्स। ये जो साइड्स निकलती हैं इनको बोलते हैं एज, और ये जो प्लेन बनता है इसको बोलते हैं फेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे सब सिर्फ एटम है क्यूबिक, तो इसको सिंपल क्यूबिक एक बॉडी के भीतर है, ठीक बीचों बीच में, मतलब इस डायगोनल्स को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये डायगोनल के इंटरसेप्ट पे स्थित होने वाला है। ऐसे ही फेस का मतलब है ये इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में। इस वाले, एक सेकेंड, हाँ, तो इस वाले प्लेन में एक एटम स्थित है तो उसको बोलेंगे हम फेस। ऐसे ही ये वाला, इस वाले फेस में भी, इस वाले फेस में भी सारे, तो टोटल हमारे पास कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो हर एक फेस में भी एक एक एटम जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक। आगे अगला स्ट्रक्चर जो आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर था उस क्यूबिक स्ट्रक्चर को हमने एक साइड को चेंज कर दिया। मतलब कि हमारे पास क्यूबिक में तीनों साइड्स बराबर थी, अब एक साइड बराबर नहीं, दो तो बराबर है बट एक बराबर नहीं है, वो कोई भी एक हो सकती है, मोस्ट ऑफली सी। तो वो सी साइड बराबर नहीं है, बाकी ए और बी बराबर होती हैं। अब जरा देखो एंगल के बारे में, तो एंगल तीनों फिर से 90 डिग्री है, सिर्फ एक साइड का चेंज हुआ। तो ये अगर उसको मैं क्यूब की बात करूं तो ये क्यूबाइड स्ट्रक्चर बन जाता है टेट्रागोनल में, राइट। अब टेट्रागोनल में दो पॉसिबिलिटी होती है, एक सिंपल टेट्रागोनल मतलब कि जिसमें सारे एटम्स उसके कॉर्नर पे स्थित होते हैं, और एक बॉडी सेंटर मतलब कि कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पर भी स्थित होता है, मतलब बॉडी के सेंटर पर भी स्थित होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि लाइक सिंपल क्यूबिक, इसमें बॉडी सेंटर है तो फेस सेंटर क्यों नहीं? मतलब कि यहाँ पर भी एटम तो हो सकते हैं, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, तो फेस सेंटर क्यों नहीं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, वरना हम इसको नेक्स्ट कभी कवर करने वाले हैं। अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं जो पॉसिबल है, जो हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर है। ओके, अगला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो होता है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक था उसमें से एक साइड को अलग कर दिया था, मतलब डिफरेंट थी। अब अगर सारी साइड्स डिफरेंट हैं, मतलब ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है ऑर्थोरोम्बिक। तीनों साइड्स अलग हो जाती हैं बट एंगल यहाँ पर भी 90 डिग्री है। अब ऑर्थोरोम्बिक में जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? पहली बात तो सिंपल मतलब सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स है, उसके बाद बॉडी सेंटर मतलब कि बॉडी पे है, फेस सेंटर मतलब फेस पे है। अगला एंड सेंटर, एंड सेंटर का मतलब होता है ये जो पार्ट है इस वाले फेस पे, सिर्फ दो फेस पे एटम होता है, सिर्फ दो फेस पे एटम होता है, इसको बोलते हैं एंड सेंटर। तो ऑर्थोरोम्बिक में 4 पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब कि 4 टाइप से एटम्स को अरेंज करके ऑर्थोरोम्बिक बनाया जा सकता है। याद रखेंगे ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, तीनों साइड अलग हैं बट एंगल अभी भी सेम है। अगला हेक्सागोनल, तो जो सिंपल क्यूबिक था वो उसको वहीं तक रखते हैं। अब हेक्सागोनल, आप लोगों ने हेक्सागन बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा। ठीक, तो हेक्सागन में 6 साइड्स, 6 साइड की खास बात क्या है? सारी साइड, अगर 2D स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सारी बराबर होती हैं, तो हम क्या करते हैं, ए और बी दो साइड हमेशा ही बराबर होती हैं, मतलब कि ए और बी दोनों बराबर होते हैं। बट एक थर्ड एंगल होता है ना, ये वाला, ये 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं इसको फॉर एग्जांपल के लिए एक हेक्सागोनल ये रहा, आपको ऐसे करके देख सकते हैं, एक हेक्सागन ये रहा हेक्सागन, और ये जो एंगल है ये 120 डिग्री। तो दो एंगल 90 डिग्री होते हैं, कौन कौन से 90 डिग्री? ये आपको इस तरफ से देख सकते हो, ये जो साइड दिख रही है ये वाली सी है, ये वाली सी है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों ए और बी है। ठीक है, तो सी वाली साइड से जो एंगल बनते हैं, मतलब कि सी से जो ए बनता है ऐसे इस टाइप से होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों 90 डिग्री होते हैं, और ये जो बनता है ये वाला 120 डिग्री होता है, राइट। ग्रेफाइट इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है। तो ये हेक्सागोनल की बात करेंगे। अब हेक्सागोनल में एक HCP और आता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, उसकी बात फिर कभी करते हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल। देखो
अब हमारे पास दिख रहा है ये जो तीनों साइड है ना बराबर है, तीनों साइड बराबर कहाँ थी, क्यूबिक में। तो अगर हम क्यूबिक जो हमारे पास एटम है ना उसको एक जगह से टिल्ड कर देंगे, मतलब ऊपर की तरफ से फोर्स अगर हम लगाएं तो वो एक तरफ से झुक जाएगा, और जो झुकने के बाद क्या हुआ, जो एंगल ये जो 90 डिग्री था अब 90 डिग्री नहीं रहेगा, ठीक है। या तो आगे होगा या पीछे होगा, मतलब आगे होगा तो 90 से कम हो जाएगा, पीछे होगा तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो साइड सारी बराबर है, बस क्या हुआ, एक एंगल है वो टिल्ड हो गया। गामा का मतलब ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा था वो अब 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो ये एक रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल का स्ट्रक्चर बनता है। अब ट्राइगोनल में एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, सिंपल ट्राइगोनल, मतलब कि सारे एटम्स कहाँ हो सकते हैं, सारे एटम्स सिर्फ इसके कॉर्नर पे हो सकते हैं। अगला मोनोक्लिनिक, यहां से क्योटिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है क्रिस्टल का। मतलब देखो इसमें क्या हुआ, सारी जो साइड्स हैं वो बराबर नहीं है, सारी साइड्स अलग अलग हैं। ऐसा कौन सा दूसरा स्ट्रक्चर था जिसमें सारी साइड अलग थी, वो था ऑर्थोरोम्बस, लेकिन उसमें सारे एंगल बराबर थे। बट यहाँ पर क्या हुआ, सारी साइड अलग अलग है और दो एंगल बराबर हैं, एक एंगल बराबर नहीं है। बीटा का मतलब वो एंगल जो ए और सी के बीच बन रहा होगा, मतलब कि एक्स और जेड एक्सिस के बीच में जो बन रहा होगा वो एंगल 90 डिग्री नहीं है। बाकी सारे एंगल, मतलब बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री है और साइड कोई भी बराबर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, एक सिंपल मोनोक्लिनिक, मतलब कि जो सारे एटम है वो कॉर्नर पे रखे हुए हैं। एज सेंटर का मतलब इसके दो फेसेस पे एटम होने वाले हैं, ठीक है। तो 8 कॉर्नर पर और 2 फेसेस पे होने वाले हैं। अगला अगर मैं बात करूं तो ट्राइक्लिनिक का मतलब कुछ भी बराबर नहीं है, ना ही एज बराबर है और ना ही एंगल बराबर है, तो कुछ भी बराबर नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। और ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है सिंपल ट्राइक्लिनिक, मतलब कि सिर्फ कॉर्नर पे एटम हो सकते हैं, राइट। आगे हम लोग अगर बात करें तो ये एक ओवरव्यू है, सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, बस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया। तो क्यूबिक में क्या होगा, सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं, और ये एग्जांपल दिए गए, उतने यूजफुल नहीं है हमारे लिए ये वाला पार्ट, इधर वाला ज्यादा यूजफुल है। टेट्रागोनल की बात करें तो दो साइड बराबर होती है, एक साइड अलग नहीं होती, और इसको हमने क्यूबॉइड के थ्रू समझा था हमने। एक साइड अलग है और एंगल सारे 90 डिग्री है। ऑर्थोरोम्बिक में साइड एक भी बराबर नहीं है और एंगल सारे 90 डिग्री है। हेक्सागोनल में दो साइड बराबर है, एक साइड बराबर नहीं है। नॉर्मली 1.68 रेशियो होता है ए और सी के बीच में, कभी कभी वेरी कर जाते हैं। तो दो एंगल 90 डिग्री होने वाले हैं और एक 120 डिग्री होने वाले हैं। रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल, इसको दूसरा नाम ट्राइगोनल। तो इसमें क्या होना, साइड सारी बराबर है और 90 डिग्री एक एंगल नहीं है। कुल मिलाकर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसको एक तरफ से टिल कर देते हैं, ठीक। मोनोक्लिनिक का मतलब सारी साइड बराबर है बट एंगल हमारे दो बराबर है और बीटा वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ट्राइक्लिनिक का मतलब कुछ भी बराबर नहीं, ना ही साइड बराबर है और ना ही एंगल बराबर है। ये वन ऑफ द चैलेंजिंग पार्ट है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझ लिया कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से डेंसिटी के फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स आते हैं और यहाँ से एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के सवाल बनते हैं। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझना इंपॉर्टेंट, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इन डिटेल हम इसको डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में।